नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग BHU B.Ed इंटर एग्जामिनेशन 2022 के जो हम लोग का श्रृंखला चल रही है एकदम पूरी तरह से कंटिन्यू हम लोग की जो क्लासेस है इसमें हम लोग आज सेक्शन ए का 19वां भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन ए जो है, ठीक है, सेक्शन ए जो है वह सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए अनिवार्य है, चाहे आप लैंग्वेज ग्रुप के हों या फिर आप सोशल साइंस ग्रुप के हों या फिर आप यहाँ पे साइंस ग्रुप के हो या फिर आप यहाँ पे क्या हो सकते हैं मैथ ग्रुप के हो, क्योंकि चार ही ग्रुप आपके BHU B.Ed में चलाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के आप हो, सेक्शन ए जो है आप लोग के लिए कंपलसरी है, इसलिए किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट जो हैं वह कंफ्यूज में ना रहे कि सेक्शन ए उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर सेक्शन ए हमें भी पढ़ना है कि नहीं, तो ये सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक होती है। उचित शिक्षा जो है वह सर्वाधिक सहायक होती है किसमें? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, या फिर व्यक्ति का विद्वान बनाने में, या फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे देखें कि जो शिक्षा होती है वह क्यों हमें जो सर्वाधिक है वह हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें आत्मनिर्भर बनने में क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है, टीचिंग कह लीजिए या फिर एजुकेशन कह लीजिए, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है ना जिसके द्वारा इंसान को आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 यहां पे दिया है कि शिक्षक का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को गृह कार्य देना और उनकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, या फिर छात्रों का मूल्यांकन करना, या फिर छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, यह आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य जो है वह शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, यानी कि जो टीचर के लिए एकदम ही मतलब कह सकते हैं कि बेकार कार्य है, वो हम लोग टीचर को करना ही नहीं चाहिए। कौन सा कार्य है? छात्रों के माता पिता के व्यवसाय से अनुचित लाभ प्राप्त करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तक के अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजना तैयार करना। एक करके मैं समझने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसके माता पिता का कोई क्या कर सकते हैं कपड़े की दुकान है, तो वहाँ पर टीचर जाकर क्या करे कि 2-3 कपड़े ले और वहाँ पे उसको बोले कि हम आपके जो बेटे हैं उनके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, और हमें कम रेट पे दाम दे दीजिए, मतलब कपड़े दे दीजिए। या फिर छात्रों को उचित देखभाल करना, यानी कि छात्रों का आप देखभाल करेंगे, ठीक है, ये आपका अनुचित है। या फिर पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, या फिर छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजना तैयार करना। तो थर्ड में जो आंसर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हम चाहें, क्योंकि जो व्यवसाय हमारे माता पिता कर रहे हैं, जो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो व्यवसाय जो स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट के माता पिता, उसका लाभ एक टीचर को कभी भी नहीं उठाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि यहाँ पे शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या है, यानी कि एक टीचर को स्कूल में सबसे ऊपर क्या कौन से कार्य को रखना चाहिए? छात्रों के मार्गदर्शन का, छात्रों का मार्गदर्शन यानी कि जो उनका गाइडेंस है उनसे संबंधित जो भी प्रबंधन है, ठीक है, मैनेजमेंट है, उनको करना, या फिर छात्रों की उचित देखभाल करना, या फिर छात्रों का उपचार करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा कि छात्रों का मार्गदर्शन करना ही आपका सर्वोच्च कार्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि कक्षा में यानी कि क्लास में मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? प्रधानाध्यापक पर, शिक्षकों पर, या फिर शिक्षक एवं छात्रों पर, या फिर केवल छात्रों पर? तो ऑप्शन नंबर सी उचित होगा, क्योंकि जो भी क्लासरूम के बेसिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनका उत्तरदायित्व, उनको प्रतिपादन का उत्तरदायित्व शिक्षक के साथ साथ उनके छात्रों का भी होता है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतः क्रिया के समान अवसर प्राप्त होगा, छात्रों के नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, या फिर केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। तो प्रश्न नंबर 6 में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी जो भी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है वो उनको प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पे कि शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीय भूत गुण माना जाता है। क्या माना जाता है? मानवीयता को, चारित्रिक योग्यता को, आत्मानुभूति को, या फिर आर्थिक प्रबुद्धता को। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीय मूलभूत जो गुण माना जाता है वह मानवीयता का है।
वर्तमान में भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख का जो कर्तव्य है वह बालकों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति का विकास करना है या फिर शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करना है, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना है, कोई भी व्यवहार आरोपित न करे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा कि शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करना। ये एक जो टीचर है उनका बालकों में यह जो आपकी कह सकते हैं कि कर्तव्य इसका कह सकते हैं कि पालन करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि उनका वृद्धि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आजकल अगर हम बात करें आज के समय में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी शैक्षिक क्षमताएं जो है वह अधिकतर करके कमतर होती जा रही है। ठीक है, वृद्धि की जगह वह क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं हो रही है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, या फिर बालकों में मनोरंजनात्मक उत्साह बढ़ाना। कौन सा सही आंसर होगा? तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन जो होगा वह सही होगा कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, निकटस्थ गांवों में। कहां पे करनी चाहिए? तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। अब से मैं यहाँ पे आपको जो भी जो करंट एजुकेशन सिनेरियो, ठीक है, करंट एजुकेशनल सिनेरियो के यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू होंगे 11 से, हर प्रत्येक सेशन में आप लोगों के एक क्वेश्चन जो होंगे करंट एजुकेशन सिनेरियो के, वह मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा कि आप इनका आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, जिनको पता हो कमेंट करिएगा, नहीं पता हो आप लोग ढूंढिएगा, उसको पता करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोग को आंसर वहाँ पे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दिया है किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। 5 अगस्त 1996, 12 जुलाई 1929 को, 11 फरवरी 1963 को, 1 मार्च 1992 को। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी के आंसर आपके लाइव कमेंट भी आना चाहिए और जो ऑफलाइन देख रहे होंगे उनके में भी ये कमेंट आपका आना चाहिए इसका आंसर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी। शिक्षा मित्र जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे शिक्षा मित्र लगे रहते हैं। 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। तो सही आंसर इसका होगा 2011 में। 2010 में इसको घोषणा की गई था और 2011 में इसकी कह सकते हैं कि लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि शिक्षा गारंटी योजना कब शुरू की गई, यानी कि व्हेन वाज द एजुकेशन गारंटी स्कीम लॉन्चड। ठीक है, 1995, 1997, 1998, 1999। तो यह शुरू किया गया था 1999 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना कब शुरू किया गया था? तो आपका 1999 शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, या फिर सेंट्रल है, या फिर नन ऑफ एबव। तो आपको बताना चाहेंगे कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है वह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसका आंसर आपको एक और आंसर मैं यहाँ पे होमवर्क दूंगा कि ये बताइए कि यह किस प्लेस पे है। ठीक है, ये कहाँ पे, यानी कि किस राज्य में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। ये आपका आंसर आप लोग कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है और यह आपका मैंने कई बार इसी सीरीज को यहाँ पर बताया होता हूँ कि किस आपके टॉपिक से यह आपके प्रश्न मैं उठाता हूँ। तो आपका सीरीज टॉपिक है। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोग को कंटिन्यू इसको रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको आपके जो प्रश्न है वो आपके दिमाग में एकदम घुस जाए कि कहीं से भी आपके प्रश्न पूछे सीरीज से तो आप लोग उसको आंसर दे सकें। ठीक है, तो सीरीज में यहाँ पे क्या होता है कि एक एक करके मैं देखूंगा कि किसमें ये आगे बढ़ रहा है, क्या इसमें घटनाएं घट रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये आकृति जो बनी हुई है इस आकृति में देखिए त्रिभुज आकार का है। ठीक है, त्रिभुज आकार का है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सेकंड आकृति क्या हो रही है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा। ये वाली आकृति जो है यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो जा रही है सेकंड वाले में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये नीचे वाली जो है ये भी आपका खत्म हो जा रही है नीचे वाले में। ठीक, और यहाँ पे थर्ड वाले में जब हम फोर्थ वाले में जब देखेंगे तो ये आकृति खत्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार जो आकृति है तो ये आकृति आपको खत्म हो गई। अब यहाँ पर ये वाली आकृति खत्म होनी चाहिए। तो हमारा बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 2 पाई हमारा बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वह सही होगा आंसर। ठीक है, तो डी आंसर हमारा सही हो गया।
देखिए नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ये नहीं शर्माइएगा नहीं पूछने से, ठीक है। क्योंकि आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर वही बाद में दिक्कत होगा। एनटीए जब एग्जाम लेगा तो इसी प्रकार का प्रश्न आएगा और फिर आप यहाँ शर्माएंगे तो वहां भी शर्माना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 को ध्यान से देखिए कैसे है। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है और ये जो प्रश्न आकृति पूछा हुआ है आपसे, सिंपली मैंने कई बार बोला हुआ है कि आपका एनोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। किससे पूछा गया है? एनोलॉजी से। तो एनोलॉजी से प्रश्न पूछेगा तो आपको दो चीजों में संबंध दिखाना होगा, ठीक है। दो चीजों में संबंध दिखाना होगा, वही दो चीजें ऐसी होंगी, संबंध होंगी जो हमारा थर्ड और फोर्थ में दिखाई देगा। तो सेकंड और फोर्थ में क्या दिखाई दे रहा है, सिंपली देखिए। देखिए यहां पे क्या संबंध बता रहा है, ये आकृति आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये एरो दिया हुआ है, अब इस एरो को क्या कर दिया है, ये जस्ट घुमा दिया है दक्षिण की तरफ 90 अंश पर घुमा दिया, ये 90 अंश पे इसको घुमा दिया। तो जब ये 90 अंश पर घूम गया आपका यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो संबंध यहाँ पे बता रहा है, ये भी 90 अंश घुमा है तो हमें इस आकृति को भी 90 अंश घुमाना होगा। तो जब इसको 90 अंश घुमाएंगे तो ये आपका जो एरो है ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऊपर देखिए और ये जो आपका एरो है बाहर वाला, ये इसको ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब इस प्रकार का आपका दिखाई दे, कौन से में दिखाई दे रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। बी में भी है लेकिन इसकी आकृति जो यहाँ पे तीर है ना, इसकी मुंह जो खुला हुआ है वह आपका लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, राइट साइड में नहीं खुला हुआ है। तो राइट साइड में हमें इसका मुंह खुलना है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है क्लासिफिकेशन से पूछा हुआ है, ठीक है। किससे पूछा है? क्लासिफिकेशन से यह प्रश्न आपका पूछा हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी कि आपका एक आकृति जो होगा वह तीन आकृति से अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी चार आकृति दिया हुआ है। इन चार आकृति में देखिए तो एक लाइन यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। ये आपका लंबवत कटा हुआ है, ये भी लंबवत कटा हुआ है, ये भी लंबवत कटा हुआ है, लेकिन ये आपका लंबवत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18 जो दिया हुआ है ये आपका मिरर इमेज से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मिरर इमेज में जो पेड ग्रुप में मैंने बताया भी था आप लोग को, जो मैंने क्लास दिया हुआ था, लिंक दिया हुआ था यूट्यूब का प्राइवेट लिंक, तो वो पेड ग्रुप वालों को सिर्फ मिल रहा है। तो पेड ग्रुप में मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से आपका फाइल को हम लोग किस प्रकार से FILE जो लिखा हुआ है उसको अगर हम मिरर इमेज में देखें तो उसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे पेड ग्रुप में होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। पुराने पेड ग्रुप में नहीं, नए ग्रुप में, ठीक है। तो नया पेड ग्रुप चालू किया गया है तो उसमें सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है जो कि आपकी पर्सनल ID से बनाई जा रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ प्रश्न 18 को देखेंगे तो प्रश्न 18 में देखिए यहाँ पे दिया है फाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइल जब दिया हुआ है इसको जब हम पीछे करेंगे यानी कि जब हम मिरर आकृति में देखेंगे तो हमारा ऐप जो होता है ना, ये ऐप आपका इस प्रकार से होता है, लेकिन हम जब मिरर में देखेंगे इसको तो ये आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार दिखाई देगा। वहीं पे आपका ई जो होता है ये इस प्रकार से होता है, तो वहीं हम इसको मिरर में देखेंगे भी, मिरर में भी इसको दिखेंगे तो ये हमारा किस प्रकार दिखाई देता है, ये जस्ट इसका उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो हम वही चीज देखने को यहाँ पे देखेंगे कि 18 जो दिया हुआ है फाइल, तो फाइल में हम यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है। अब इसका उत्तर आकृति देखिए किस में होगा, तो जो उत्तर आकृति आपका दिखाई देगा वो आपका बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 जो दिया हुआ है यह आपका वाटर इमेज से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वाटर इमेज से आपका प्रश्न ये पूछा गया है। तो जब वाटर इमेज हम लोग प्रश्न देखेंगे तो जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, बस यही आपको देखना होता है, ठीक है। तो ये आपका भाग जो देखिए एक केला आकृति दिया हुआ है, इस केले आकृति को जब हम उल्टा करेंगे, ठीक है, जब इसको हम उल्टा करते हैं तो ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो किस में नीचे हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में ये आपका नीचे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऊपर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये ट्रायंगल आपका नीचे होना चाहिए, ऊपर वाला भाग जो है आपका नीचे होना चाहिए। तो केवल नीचे जो आपका है वह किस में दिखाई दे रहा है, सी बी दोनों दिखाई दे रहा है, बी में नहीं दिखाई दे रहा है तो बी कट जाएगा, सी और डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ये आकृति दी गया हुआ, ठीक है, ये आपका एक सर्कल में आकृति बना हुआ है, तो ये आपका ब्लैक वाला जो शेड है, ठीक है, ब्लैक वाला जो शेड है वो आपका ऊपर है इस प्रकार से, तो ये आपका नीचे हो जाएगा, ठीक। तो नीचे आपका किस में हो रहा है, सी वाले में हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 जो दिया हुआ है आपका पेपर फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया है और उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है पेड ग्रुप में। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि ये आपका एक आकृति दिया हुआ है, इसको आपको फोल्ड करना है यहाँ से, ठीक है। जब इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे तो ये आकृति जो होगा ये तो अपने आप सीधा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये वाला जो भाग होगा ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में दिखाई दे रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जो भी यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग को कंफर्म हो चुकी होंगी, और जो लोग यहाँ पे नए आ चुके हैं वो लोग सभी के सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आप भी BHU B.ED की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।